18 मई को कुनिहार में होने वाली नड्डा की रैली में जुटेंगे 15,000 लोग। सिकंदर कुमार। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद तथा कुनिहार में होने वाली भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली के प्रभारी सिकंदर कुमार ने कुनिहार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि शनिवार 18 मई को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कुनिहार तालाब स्थित मैदान में प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश कश्यप के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जनसभा में पूरे जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 15,000 लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि 18 मई को शाम 3 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सभा स्थल पहुंचेंगे और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील के साथ भाजपा की नीतियों, लाभकारी व प्रगतिशील योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे। सिकंदर कुमार ने बताया कि इस जनसभा को सफल बनाने के लिए कमेटियां बनाई गई है, जिन्हें अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। सभी अपने कार्य में पूरे जोश लगे हुए हैं। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट व विधानसभा की 6 सीटों पर होने वाले चुनावों में भाजपा बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। जनता मोदी सरकार के हर वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं को देखकर वोट बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने मोदी सरकार के 10 सालों में किए गए अभूतपूर्व कार्यों की विस्तार से जानकारी मीडिया से साझा की। धारा 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर निर्माण हो, ये केवल मोदी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से बहुत बड़ा छलकर सत्ता हासिल की व 10 गारंटियों में से एक भी पूरी नहीं कर पाए। आज कांग्रेस की नीतियों के कारण उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है और न ही नीयत है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे क्षमतावान नेता हैं, जो भारत को आगे ले जाने के लिए ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 1.5 साल के कार्यकाल में ही तार हो गई है। विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की तानाशाही के कारण आई है। प्रदेश की जनता इस चुनाव में भाजपा को सभी सीटें जिताकर कांग्रेस को आईना दिखाएगी। इस अवसर पर रतन सिंह पाल भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री भरत साहनी, राकेश ठाकुर मंडलाध्यक्ष अर्की, रूपराम मंडल महामंत्री, गोविंद राम शर्मा पूर्व विधायक, प्रतिभा कंवर प्रदेश सचिव महिला मोर्चा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र ठाकुर, राकेश गौतम जिला सचिव, जैनन शर्मा विस संयोजक, रीना भारद्वाज अध्यक्ष महिला मोर्चा अर्की मंडल, भावना गुप्ता महामंत्री सहित अन्य मौजूद रहे। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आज जीएसटी कलेक्शन पिछले 30 अप्रैल 2024 में, अप्रैल 2024 में मई है, आज 16 मई, अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़, ये मार्च से भी 12.4% इंक्रीज हुआ। आज मित्रों, ये जो हम जब कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, उसकी वजह से देश में हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ आप लोग जानते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इससे पहले सेंटर की ओर से इतने प्रोजेक्ट, इतनी डेवलपमेंट कभी नहीं थी। मैं आपको गिनाना चाहूँगा, अटल टनल से लेकर अटल टनल 3200 करोड़ रुपये की, आपका एम्स बिलासपुर में 1472 करोड़ रुपये का, आपका पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में 450 करोड़ रुपये का, जिन पे काम हो गया है या कंप्लीट हो गया है। आपका ट्रिपल आईटी ऊना में, आपका आईआईटी कमान में, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला 1300 करोड़ रुपये, आपका मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में 350 करोड़, आपका बल्क ड्रग पार्क हरोली ऊना में 1900 करोड़ रुपया, आपका पिंजौर से नालागढ़ 4 लेन हाईवे 1700 करोड़ रुपये का काम जारी है। आपका मटौर से मंडी तक 700 करोड़ रुपये का 4 लेन काम जारी है। आपका धर्मशाला से शिमला के लिए 4 लेन 1000 करोड़ रुपया काम जारी है। आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 152 करोड़ रुपये का बंदला बिलासपुर में तैयार हो गया है। आपका ट्रिपल आईएम, आपका आईआईएम आपके नाहन दौलतकुआं में आपका 500 करोड़ रुपये का तैयार हो गया है। ये मैं
थोड़े से प्रोजेक्ट, आपका रेणुका डैम प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, और कुल राशि इनकी हम लें तो ये 33,000 करोड़ रुपया बनती है इन प्रोजेक्ट्स की। और हिमाचल प्रदेश का जो इस साल का बजट है वो बजट है 56,683 करोड़ रुपये का। इसका आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कितनी गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सहायता से हुई है। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बनी, वहीं मैं एक फिगर और बड़ा इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा। एक समय भारत के लिए ऐसा था कि जब भारत वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन लेने गया तो उसे इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि हमारे देश के पास फॉरेन रिजर्व एज ए सिक्योरिटी, जब भी हम लोन लेते हैं गिरवी रखने के लिए कुछ देते हैं, सिक्योरिटी कुछ देते हैं, हमारे पास 0 फॉरेन रिजर्व थी। आज भारत विश्व में चौथा ऐसा देश बन गया, 4th ऐसा कंट्री बन गया, जहाँ 5th वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई है, चौथा ऐसा देश बन गया है जिसमें इंग्लैंड और यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है 640.334 बिलियन डॉलर, 640.334 बिलियन डॉलर। ये सचमुच जो हम एक दिन ये सपना हमारे बुजुर्ग लेते थे कि एक दिन हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, तो मैं अपने पूरे यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी के नेतृत्व में बनेगा तो वो आदमी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगा। इकॉनमी, ये वर्ल्ड का डाटा मैं आपके साझा करना चाहता हूँ। 7 टॉप इकॉनमी, इसमें यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, इन 7 इकॉनमीज की, ये इंडिया का डाटा नहीं है, इन 7 इकॉनमी में देखें तो इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो 7% से इंडिया ग्रो कर रहा है। और इन्फ्लेशन जिसकी बात विपक्ष बार बार करता है, उस इन्फ्लेशन की हम बात करें तो वो मॉडरेट इन्फ्लेशन इंडिया में पूरे इन 7 इकॉनमी का कंपैरिजन करें 6.9%, और दूसरी जितनी भी इकॉनमीज़ हैं, चाहे यूएसए है, चाइना, जापान, जर्मनी, आपका यूके है, फ्रांस है, इनकी ग्रोथ रेट भी भारत से कई गुना कम है और इन्फ्लेशन 8.4% से ऊपर है। और जहाँ तक मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, उसकी बात करें तो कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू 7 इकॉनमीज, ये 7 इकॉनमीज में, इनसे हमारे देश में कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन 25% कम है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमारे देश में 37% जो है वो कम है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, जो बिजली की जो बात हम करें, तो वो भी हमारे देश में 21% जो है वो दूसरी इकॉनमी से कम है। अगर हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में 34% इन्वेस्टमेंट जो है वो देश में इंक्रीज हुआ है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बात करें, वो भी हमारा जो है वो लगभग 18% जो है वो बैंक क्रेडिट में हमारी इंक्रीज हुई है। आपका जो इन्फ्लेशन की मैं पिछले 10 वर्ष का कार्यकाल एक आपके सामने रखना चाहूँगा। कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, चाहे इंदिरा गवर्नमेंट थी, चाहे आपके नरसिम्हा राव, इंदिरा जी और राजीव गांधी के टाइम की बात करूँ, इन्फ्लेशन रेट मोस्ट टाइम की बात करना चाहता हूँ, और जब अटल जी थे और मनमोहन सिंह जी थे और अपने जो मोदी जी हैं, उनके टाइम की इन्फ्लेशन की बात करूँ, इंदिरा जी ने लगभग 15-16 साल इस वर्ष पे राज किया। एवरेज हम उसकी देखें तो 7.8% इन्फ्लेशन उनके कार्यकाल में रहा। आपके जो राजीव गांधी जी थे और नरसिम्हा राव जी, उनके टाइम में एवरेज इन्फ्लेशन 10.2% और 7.9% रहा। अगर हम अटल जी के कार्यकाल की बात करें, 6 साल के कार्यकाल की, उस समय जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 5.4% रहा। और अब मोदी जी की और मनमोहन सिंह जी एक जाने माने अर्थशास्त्री थे, उनके समय में भी जो इन्फ्लेशन रहा वो 8.4% रहा। और मोदी जी के टाइम में जिसकी बड़ी ये चर्चा करते हैं महंगाई की, आज 4.9% जो है वो इन्फ्लेशन है। मित्रों, आज हर क्षेत्र में 10 पिछले वर्षों में एक ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार ने किया है।
उसमें चाहे 500 वर्ष पुराना राम मंदिर निर्माण का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आ गया, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो मुझे शंका थी कि ये राम मंदिर बनता। दूसरा 370, जिसके ऊपर हम नारा लगाते थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में रहे हैं, वो नारा लगाते थे कि इस देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और इस देश में 1 विधान 1 संविधान 1 प्रधान किसी ने किया तो मोदी सरकार में अमित शाह जी ने जो संसद में पास करवाया, 35A को हटाया, ट्रिपल तलाक उसको ख़त्म किया। और मैं सरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब जनधन खाते खुले, जीरो बैलेंस पे खुले, तो और जो पी चिदम्बरम इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, मेरे साथ राज्यसभा में वो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में। आज मित्रों, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में होता है तो हमारे देश भारत में होता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से इस देश में जो 2013-14 में जो पॉवर्टी रेशो थी, जो गरीबी रेखा, गरीबी प्रतिशत परसेंटेज, 2013-14 में 29.17% लोग भारत में गरीब थे, और 2022-23 में 9 वर्षों के अंतरकाल में ये परसेंटेज 11.28% रह गई। और इसमें कितनी कमी आई 10 वर्ष में? 17.89%। और आज भारतीय जनता पार्टी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे उसको भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने तो चेक करके बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक एडमिशन, मैं आपको वो डाटा दे रहा हूँ, वो बेसिकली पॉलिटिशियन देते हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा जनसमर्थन पूरे देश भर से मिल रहा है। उन्हीं लोकसभा चुनावों के निमित्त हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर और 6 विधानसभा पर चुनाव हो रहे हैं। और ये मेरे लिए और हिमाचल वासियों के लिए हर्ष का विषय है कि 18 मई 2024 को 3 बजे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल को 1 दिवस का प्रवास मिला है, और इस प्रवास में वो 3 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले 11 बजे वो चंबा में इस जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो 1 बजे कांगड़ा के रहन में, और 3 बजे हमारे कुनिहार जिला सोलन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसी जनसभा के निमित्त हम लोग पिछले 3-4 दिन से तैयारियों में लगे हुए हैं, और मुझे यकीन नहीं, पूरा विश्वास है, जो अर्की मंडल भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व, जिसमें हमारे साथ रतनपाल जी भी बैठे हैं, हमारे साथ पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा जी बैठे हैं, और हमारे साथ अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए श्री जिंदर ठाकुर जी और मंडल के अध्यक्ष श्री रितेश ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री भारत सहानी जी, व सभी लोग, पूरी टीम मंडल की, जिला सोलन की इस रैली, इस जनसभा को सफल बनाने के लिए लगी है। और जहाँ तक हमने टारगेट इस जनसभा का रखा है, तो इस जनसभा का टारगेट हमने 15,000 तक रखा है, और
पिछले कल भी हमने एक बैठक ली थी, जो लोग अलग अलग समितियों में इस बैठक की तैयारी हेतु लगे हैं, और सभी का एक मत था, सभी एकजुटता के साथ ये आश्वासन सबने दिया है कि हम इस रैली में जो एक टारगेट संगठन ने हमें दिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। इस बार लोकसभा के चुनावों में एक जो भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, और दूसरी ओर जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है। और मैं तो ये कहूँगा, इस पार्टी के पास न कोई ऐसा नेता बचा है, न इसकी कोई नीतियाँ पसंद कर रहा है, न इसकी नीयत पे कोई यकीन कर रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे ऐसे लीडर्स हैं, मोदी जी तो विश्व भर में एक विश्व नेता के रूप में अब सरकार होने लगे हैं, लेकिन इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के पास, चाहे हम बात करें माननीय अमित शाह जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की, माननीय नितिन गडकरी जी की, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी की, जो पूरे देश में एक सरकारिया उनकी सरकारिता बनी है। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछला जो 10 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने क्या किया, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस पार्टी आज जहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में रंग भेद, नस्ल, धर्म, जाति के नाम पर समाज को बांट रही है, और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। 60 वर्ष तक इस पार्टी ने देश पर राज किया, लेकिन आज इनके पास बताने के लिए एक मुद्दा नहीं है कि हमने 60 वर्ष में इस देश के लिए ये किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद मैं देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखूँगा, और 5 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखा। आज 10 वर्ष उनको प्रधानमंत्री के रूप में हो जाएंगे इसी मई में, और अपना ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, और इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव उनको लड़ रही है, और आने वाले 27 वर्षों में 2047 तक इस राष्ट्र को, इस भारत को कैसे हम विकसित बनाएंगे, वो भी विजन आप लोगों के सामने रखा है। मैं कुछ बातें जो विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ मुद्दे आपके सामने मैं जरूर लाना चाहूँगा। आज मित्रों, भारत को एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, वो मैं समझता हूँ 10 वर्ष 2014 से पहले भारत की इतनी अंतर्राष्ट्रीय किसी भी पटल पर इतनी पहचान नहीं थी। आज जब 7 टॉप इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी और आज 5वें नंबर पर है, और ये भी मोदी की गारंटी कि 2027 तक इसको हम विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन ये 5वीं अर्थव्यवस्था जो बनी, 5वीं अर्थव्यवस्था जब बनी तो हमारे देशवासियों के संसाधन बढ़े, रिसोर्सेज बढ़े, देश में अलग अलग क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे और किसी क्षेत्र की बात करें। अभूतपूर्व, अविश्वसनीय और अकल्पनीय विकास इस देश में हुआ है। मैं बात कर रहा था कि अगर आज विश्व की 7 बड़ी इकोनॉमी की हम बात करें, विश्व की टॉप 7 इकोनॉमीज़ की, मैं डाटा भी आप लोगों के सामने लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तथ्य के ऊपर जो बात होनी चाहिए।